हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैबिनेट कमेटी के बारे में। ये गवर्नेंस का एक बिहाइंड द सीन मैकेनिज्म है जो डिसीजन मेकिंग को फास्ट और फोकस्ड बनाता है। ये कमेटी छोटी छोटी ग्रुप्स होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, जो स्पेसिफिक इशूज या सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं, जैसे सिक्योरिटी, इकोनॉमी, अपॉइंटमेंट्स। इनका काम होता है इन डेप्थ डिस्कशन करना और फिर कैबिनेट को रेकमेंड करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स ऑफ कैबिनेट कमिटीज के बारे में। तो देखिए, दीज कमिटीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन बट इन रूल्स ऑफ बिजनेस। यानी कि ये कमिटीज डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलीगल है। ये रूल्स ऑफ बिजनेस 1961 के अंडर काम करते हैं, सो दे आर लीगल बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट कमिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्टैंडिंग एंड एडहॉक। तो देखिए, कैबिनेट कमिटीज मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है स्टैंडिंग कमिटी। ये कमिटीज परमानेंटली होती है। इनका काम लॉन्ग टर्म और इम्पोर्टेंट एरियाज को हैंडल करना होता है। इनका स्ट्रक्चर फिक्स होता है और ये रेगुलर बेसिस पे काम करती है, जैसे कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर और कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। इन सब का काम परमानेंट नेचर का होता है। जैसे जैसे ज़रूरत होती है इनका स्कोप एक्सपांड या मॉडिफाई भी हो सकता है। इसका नेक्स्ट टाइप है एडहॉक कमिटीज। ये कमिटीज टेम्पोरारी नेचर की होती है। जब कोई स्पेसिफिक इशू या अर्जेंट मैटर अराइज होता है तब प्राइम मिनिस्टर एक कमिटी बनाते हैं जिसका काम होता है उस मैटर को जल्दी रिजॉल्व करना। जैसे जब कोई बड़ा नेशनल इवेंट जैसे G20 समिट, ओलंपिक प्लानिंग या कोविड जैसे क्राइसिस हो तब पीएम एक एडहॉक कमिटी बना सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखें, जब काम कंप्लीट हो जाता है तो एडहॉक कमिटी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, कैबिनेट कमिटीज की ये टाइप्स हेल्प करती है सरकार को इफेक्टिवली काम करने में। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है दीज कमिटीज आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए, कैबिनेट कमिटीज को बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद। पीएम डिसाइड करते हैं कौन से इशूज के लिए कमेटी बनानी है और कौन उसका हिस्सा होंगे। अगर मेंबरशिप की बात करें तो हर कमेटी में जनरली 3 से 8 मेंबर्स होते हैं। इसमें मोस्टली कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ हेडेड बाय पीएम और सीनियर मिनिस्टर्स एज होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। तो देखिए, कैबिनेट कमिटीज को या तो प्राइम मिनिस्टर खुद लीड करते हैं या फिर किसी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को हेड बनाया जाता है, जैसे होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे कैबिनेट कमिटीज के फंक्शन, यानी उनका काम क्या होता है। तो इसका पहला फंक्शन है इशूज को सॉर्ट करना। तो देखिए, सरकार के पास हर दिन हजारों फाइल्स और डिसीजंस आते हैं। कैबिनेट कमिटीज उनमें से इंपॉर्टेंट इशूज को आइडेंटिफाई करती है, मतलब क्या अर्जेंट है और क्या प्रायोरिटी पे लेना है, उसका सॉर्टिंग करती है। इसका नेक्स्ट फंक्शन है टू फॉर्मुलेट प्रपोजल्स। यानी कि ये कमिटीज सिर्फ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करती बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी प्रपोज करती है। मतलब पॉलिसीज या एक्शन प्लान्स रेडी करते हैं, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सिक्योरिटी मेजर्स या कोई लॉ प्रपोजल। इसका नेक्स्ट फंक्शन है टू टेक डिसीजन व्हिच इज सब्जेक्ट टू कैबिनेट रिव्यू। तो देखिए, काफ़ी बार ये कमिटीज खुद डिसीजन भी ले लेती है, लेकिन हाँ, कुछ डिसीजंस कैबिनेट के सामने फाइनल रिव्यू के लिए जाते हैं, स्पेशली अगर वो बहुत हाई लेवल पॉलिसी चेंज हो। अब बात करते हैं पर्पज की, यानी कि क्यों बनाई जाती है ये कमिटीज। तो द पर्पज ऑफ दिस कमिटीज आर टू reduce वर्कलोड, एंश्योर इन डेप्थ पॉलिसी स्टडी एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, कैबिनेट का वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है।
हर इशू पे पूरी कैबिनेट बैठक लेना पॉसिबल नहीं होता। तो कैबिनेट कमेटीज बनाई जाती है काम का लोड कम करने के लिए और ताकि पॉलिसी मेकिंग और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। प्लस ये इंश्योर करती है कि हर इशू पे डीप स्टडी हो और एक्सपर्ट डिस्कशन हो बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में, यानी कि कैबिनेट कमिटीज़ का नंबर टाइम के साथ कैसे बदला या रीऑर्गेनाइज हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 13 कैबिनेट कमिटीज़ थी। अब आप सोच रहे होंगे इतनी ज़्यादा कमिटीज़ क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि उस समय हर मेजर एरिया या इशू के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड कमेटी थी ताकि फोकस डिस्कशन हो सके। इसका कुछ एग्जांपल है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर। ये कमेटी पॉलिटिकल इशूज, सेंटर स्टेट रिलेशन और नेशनल इंटीग्रेशन पे डिस्कस करती थी। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन नेचुरल कैलेमिटीज। ये कमेटी ड्रोट, फ्लड जैसे नेचुरल डिजास्टर्स के लिए बनी थी। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन ड्रग एब्यूज। तो ये कमेटी ड्रग मिसयूज और नारकोटिक्स के खिलाफ पॉलिसीज बनाती थी। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये कमेटी एफडीआई अप्रूवल और फॉरेन ट्रेड रिलेटेड मैटर्स पर डिस्कशन करती थी। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो ये कमेटी इकोनॉमिक प्लानिंग, प्राइसिंग, सब्सिडीज और ग्रोथ पॉलिसीज जैसे इश्यूज पर डिस्कशन करती थी। इन कमिटीज का काम क्लियरली डिवाइडेड था। इन कमिटीज को स्पेशलाइजेशन और सेक्टर स्पेसिफिक फोकस के लिए बनाई गई थी। लेकिन 2013 तक कमिटीज का नंबर रिड्यूस करके 10 कर दिया गया। तो अब सवाल आता है व्हाई दिस रिडक्शन। तो इस समय सरकार ने रियलाइज किया कि कुछ कमिटीज का काम ओवरलैपिंग हो रहा है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक अफेयर्स के बीच। तो क्लियरिटी और एफिशिएंसी के लिए कमिटीज को मर्ज किया गया और रिडंडेंट कमिटीज को डिसॉल्व किया गया और एक स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर लाया गया जहां फ्यूअर बट मोर पावरफुल कमिटीज बनी जो ब्रॉडर टॉपिक्स कवर कर सके। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए 2019 में गवर्नमेंट ने कैबिनेट कमिटीज को और स्ट्रीमलाइन किया और टोटल 8 फंक्शनल कैबिनेट कमिटीज बनाई। तो चलिए उनकी लिस्ट देखते हैं और साथ में समझते हैं उनका रोल। तो पहला है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। ये हैंडल करता है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज, सेंटर स्टेट रिलेशन और नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए पॉलिटिकल इशूज। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो ये कमेटी इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस, प्राइस कंट्रोल, सब्सिडीज और इन्वेस्टमेंट के इशूज को डील करती है। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। तो ये सीनियर लेवल अपॉइंटमेंट्स जैसे सेक्रेटरीज, टॉप ऑफिशियल्स और पब्लिक सेक्टर हेड्स के सिलेक्शंस को हैंडल करती है। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी इशूज जैसे डिफेंस पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक मैटर्स और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन सब इस कमेटी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर। यह इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, जैसे सेशन शेड्यूलिंग, बिल प्लानिंग और हाउस बिजनेस। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन। ये कमेटी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या मिनिस्ट्रियल एकोमोडेशन से जुड़ी पॉलिसीज और डिसीजंस देखती है। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। तो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, इकोनॉमिक रिफॉर्म को फास्ट ट्रैक करना और ग्रोथ इनिशिएटिव लॉन्च करना, ये सब इस कमेटी के फोकस एरिया है। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये कमेटी का मेन फोकस था रोजगार बढ़ाना और लोगों के स्किल को अपग्रेड करना ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव हो। इसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे स्किल इंडिया, वोकेशनल ट्रेनिंग और जॉब क्रिएशन इनिशिएटिव्स को रिव्यू और गाइड किया जाता था। ये स्पेशली यूथ के लिए एक इम्पोर्टेंट कमेटी थी क्योंकि इसका गोल था प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना।
तो दोस्तों ये 8 कमेटी मिलकर इंश्योर करती है कि गवर्नेंस फोकस्ड, फास्ट और एफिशिएंट हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कैबिनेट कमिटीज आर द रियल बैकबोन बिहाइंड द स्मूथ एंड स्मार्ट गवर्नमेंट फंक्शनिंग। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ की कमिटीज के बारे में। तो चलिए इसे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। इसका काम होता है डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशूज जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, नेशनल इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज पे डिसीजन लेना। साथ ही ये कमेटी फॉरेन पॉलिसी मैटर्स भी देख सकती है, स्पेशली जब किसी इंटरनेशनल इशू का पॉलिटिकल एंगल हो। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो ये कमेटी सरकार के इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस का मेन सेंटर है। इसका काम होता है प्राइस कंट्रोल, सब्सिडीज, पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को डिसाइड करना। ये कमेटी इंश्योर करती है कि इकोनॉमिक प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में स्पीड और क्लैरिटी बनी रहे। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। तो इस कमेटी का काम होता है हाईएस्ट लेवल अपॉइंटमेंट्स अप्रूव करना, जैसे चीफ सेक्रेटरीज, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल एजेंसीज और हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये इंश्योर करती है कि सरकारी सिस्टम में जो लोग टॉप पोजीशंस में बैठे वो कॉम्पिटेंट और ट्रस्टवर्थी हो। इन अपॉइंटमेंट्स का डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पे। नॉर्मली पीएम इस कमेटी के हेड होते हैं और रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट के पास भेजे जाते हैं फॉर फाइनल अप्रूवल। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो ये कमेटी पार्लियामेंट में सरकार का काम स्मूथली चलाने के लिए बनाई गई है। इसका रोल होता है पार्लियामेंट्री बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना, जैसे बिल का इंट्रोडक्शन, सेशन का शेड्यूल और लेजिस्लेटिव एजेंडा। ये कमेटी यह भी डिसाइड करती है कि कौन से बिल को किस हाउस में पहले इंट्रोड्यूस किया जाए और किस बिल पे प्रायोरिटी दी जाए। इस कमेटी की वजह से गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग बजट सेशंस, मॉनसून सेशंस या किसी इमरजेंसी लेजिस्लेटिव के टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फंक्शन ऑफ की कमिटीज को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है इट इज फॉर्म्ड टू लुक इनटू स्पेसिफिक इशूज। तो देखिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो सरकार तब यूज करती है जब किसी स्पेसिफिक इशू को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब किसी एक मिनिस्ट्री के जुरिस्डिक्शन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, तब प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट की तरफ से एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इज यूजुअली ऑफ टू टाइप्स। पहला है डिसीजन मेकिंग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ये अपने लेवल पर डायरेक्टली डिसीजन ले सकते हैं, इनका डिसीजन कैबिनेट के नाम पर माना जाता है। और दूसरा टाइप है एडवाइजरी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। इनका काम होता है इशू पर डिटेल में स्टडी करके कैबिनेट को रिकमेंडेशन देना। इनका डिसीजन फाइनल नहीं होता, लेकिन ये कैबिनेट को हेल्प करता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में। अब बात करते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पर्पज के बारे में। तो इसका पर्पज है टू बिल्ड कोऑर्डिनेशन एमंग मिनिस्ट्रीज। तो इनका ऑब्जेक्टिव होता है कोऑर्डिनेशन और क्लैरिटी एस्टेब्लिश करना बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। क्योंकि कई बार मिनिस्ट्रीज के रोल्स ओवरलैप करते हैं, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उनके बीच क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं ताकि पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन में डिले ना हो। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इज यूजुअली डिस्बैंडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। यानी कि एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स परमानेंट नहीं होते। जैसे ही उनका असाइन टास्क कंप्लीट हो जाता है या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उन्हें ऑटोमेटिकली डिसबैंड कर दिया जाता है। इसलिए ये एक फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट सिस्टम है जो कैबिनेट का वर्कलोड कम करता है और डिसीजन मेकिंग को स्ट्रीमलाइन करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे।
तो अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑब्जर्वेशंस ऑन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के स्ट्रक्चर और उनके काम करने के तरीके पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए थे। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इनका पहला ऑब्जर्वेशन था टू मेनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कोजेस डिलेज, यानी कि इस कमीशन ने देखा कि एक टाइम के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पॉलिसी डिसीजन में डिले के रूप में दिख रहा था। हर छोटी बड़ी इंटर मिनिस्ट्रियल इशूज के लिए एक नया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जा रहा था, जिससे कैबिनेट और मिनिस्ट्रीज का काम और कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग हो गया था। इनका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था नीड फॉर सिलेक्टिव एंड एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि इस कमीशन का मानना था कि जब किसी ग्रुप या मैकेनिज्म को ओवर यूज होने लगे तो उसकी इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसलिए इस कमीशन ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को सिलेक्टिव केसेज में ही बनाया जाए, सिर्फ तब जब मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के बीच एक्चुअल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हो। उन्होंने कहा हर इशू के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाना सही नहीं है, स्पेशली जब इशू सिंगल मिनिस्ट्री से भी हैंडल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर मैंडेट्स एंड डेडलाइन सजेस्टेड बाय दिस कमीशन। तो इस कमीशन ने तीसरी और सबसे जरूरी बात कही, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के काम को टाइम बाउंड होना चाहिए। उन्होंने कहा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को एक फिक्स्ड डेडलाइन दी जानी चाहिए ताकि वो टाइमली रिकमेंडेशन या डिसीजन दे सके और काम अननेसेसरीली लंबा ना चले। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का मैसेज सिंपल था। उन्होंने कहा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को कम क्वांटिटी में लेकिन ज़्यादा क्वालिटी के साथ बनाया जाए। ये रिफॉर्म्स गवर्नेंस को और एफिशिएंट बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का कैबिनेट कमेटी वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपका कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।